हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। आज दुनिया की पॉलिटिक्स एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट पर खड़ी है, जहां एक तरफ चाइना है और एक तरफ अमेरिका। इसी बीच इंडिया भी अपना जगह बनाने का कोशिश कर रहा है। रिसेंट ही इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी 6 जुलाई से 11 जुलाई तक 3 कंट्री को विजिट कर रहे हैं। जो 3 कंट्री हैं, एक है इंडोनेशिया, एक है ऑस्ट्रेलिया और एक है न्यूजीलैंड। तीनों ही तो अलग-अलग कंट्री है, अलग-अलग कॉन्टिनेंट में है। लेकिन इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है, जो है इंडो पैसिफिक रीजन, इंडो पैसिफिक एरिया। तो हम समझेंगे इंडो पैसिफिक एरिया है क्या। अगर आप न्यूज़ को फॉलो करते हैं तो आपने इंडो पैसिफिक के बारे में बहुत सुना होगा। लेकिन सवाल है, आखिर इंडो पैसिफिक रीजन है क्या, और इंडो पैसिफिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, और दुनिया की पावरफुल कंट्री इंडिया के साथ अपना रिलेशन क्यों बनाना चाह रहा है। तो इस वीडियो में हम पूरा इसी चीज़ को कवर करेंगे। बनने रहिए वीडियो के लास्ट तक, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी नॉलेजेबल भी। नॉर्मली लोग सोचते हैं इंडो पैसिफिक सिर्फ इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन का नाम है, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। ये दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक रीजन है। यहाँ से डेली डेली 60% ऑफ इकोनॉमी यहाँ से क्रॉस। आज दुनिया की लगभग 60% से भी ज़्यादा मेरीटाइम ट्रेड इसी रूट से होती है। ऑयल, गैस, इलेक्ट्रॉनिक, फूड, कार, सभी कुछ इसी रीजन से ट्रांसपोर्ट होता है। अगर कल कोई ऐसी रूट ब्लॉक कर दिया जाए तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर असर पड़ सकता है। इसी वजह से अमेरिका, चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया सब इस रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हैं। और इसी स्ट्रेटजी कंपटीशन के बीच पीएम मोदी ने यह टूर किया है। पीएम मोदी की जर्नी की शुरुआत इंडोनेशिया से शुरू होती है। जकार्ता पहुंचते उनका ग्रांड सेरेमोनियल वेलकम किया गया। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो ने खुद पीएम मोदी का स्वागत किया। लेकिन सवाल यह है, इंडिया के लिए इंडोनेशिया इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। इसका जवाब ज्योग्राफी में छुपा। इंडोनेशिया दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट सी रूट के पास बसा हुआ देश है, और उनके पास है मलक्का स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट दुनिया के सबसे बिजी शिपिंग लेन है। हर साल हजारों कार्गो शिप यहाँ से गुजरती है। चाइना का बहुत बड़ा ऑयल इंपोर्ट भी इसी रूट से होता है। इंडिया का ट्रेड भी इसी रीजन से होता है। अगर कभी इस रूट में प्रॉब्लम आ जाए तो एशिया की इकोनॉमी को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। इसी वजह से इंडोनेशिया इंडिया के लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। पीएम मोदी और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट के बीच 14 एग्रीमेंट हुए हैं, और वो 14 एग्रीमेंट क्या है, आइए जानते हैं हम उन 14 एग्रीमेंट के बारे में। ये एग्रीमेंट सिर्फ पेपर वर्क नहीं है, ये फ्यूचर की पार्टनरशिप का रोड मैप है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है मेरीटाइम सिक्योरिटी, क्रिटिकल मिनरल्स, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, एजुकेशन, हेल्थ केयर और डिफेंस कॉर्पोरेशन। मेरीटाइम सिक्योरिटी का इंडियन ओशियन और साउथ चाइना के आसपास इलीगल एक्टिविटीज को रोकना, जैसे पायरेसी, स्मगलिंग और सी रूट को सेफ बनाना, क्योंकि अगर सी सेफ रहेगा तो दुनिया का ट्रेड भी सेफ रहेगा। रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया और इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस मिसाइल कॉर्पोरेशन पर डिस्कशन हुआ। यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया पर कई लोग बोल देते हैं कि डील फाइनल हो गई, लेकिन डिप्लोमेसी में डिस्कशन और फाइनल कॉन्ट्रैक्ट दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। अगर फ्यूचर में ब्रह्मोस एक्सपोर्ट होता है तो इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा। यह सिर्फ बिजनेस नहीं होगा, बल्कि इंडिया की स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस भी बढ़ेगी। अगर हम इंडोनेशिया विजिट को सिंपल लैंग्वेज में समझें तो इसका मतलब ये है कि इंडिया सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं कर, बल्कि इंडो पैसिफिक में अपना पोजीशन को स्ट्रांग बना, सी रूट सिक्योर करना, क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई इंश्योर करना और डिफेंस पार्टनरशिप बढ़ाना, यह सब इंडिया के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का हिस्सा है। और ये तो सिर्फ पीएम मोदी के टूर का पहला स्टॉप था। इसके बाद था ऑस्ट्रेलिया। इंडोनेशिया से सीधा पीएम मोदी मेलबर्न पहुंचे। यहाँ उनकी मीटिंग हुई ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथोनी एल्बेनीज के साथ। दोनों लीडर का ऑब्जेक्टिव सिंपल था, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को स्ट्रेटेजिक पार्टनर से बढ़ाकर ट्रस्टेड सिक्योरिटी पार्टनर बनाना। लेकिन सवाल है, ऑस्ट्रेलिया इंडो पैसिफिक रीजन का बहुत बड़ा पावरफुल कंट्री है। ये पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन के बीच लोकेटेड है, और इसी रीजन से दुनिया की लगभग 60% ट्रेड पास होती है। और यहाँ सिक्योरिटी डिस्टर्ब हो जाए तो पूरी दुनिया का इकोनॉमी इम्पैक्ट हो सकता है। इंडिया भी इसी रूट से अपना बहुत बड़ा इंटरनेशनल ट्रेड करता है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों चाहते हैं कि ये रूट बिल्कुल सेफ रहे। पर अगर कोई कंट्री सी रूट ब्लॉक कर दे तो ऑयल सप्लाई रुक सकता है, फूड सप्लाई रुक सकता है, इलेक्ट्रॉनिक से शिपमेंट डिले हो सकती है। इसलिए इंडिया और ऑस्ट्रेलिया मिलकर ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज करते हैं, इंटेलिजेंस शेयर करते हैं और इमरजेंसी में एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इंडिया डायरेक्टली साउथ चाइना सी में नहीं है, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी साउथ चाइना सी पर भी डिपेंड करती है। इसीलिए इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका मिलकर एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप बनाते हैं, जिसे हम क्वाड के नाम से जानते हैं। क्वाड का पर्पस ऑफिशियली किसी के अगेंस्ट नहीं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इंडो पैसिफिक में अपना बैलेंस मेंटेन। अब बात करते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हुआ है, वो है यूरेनियम डील। ऑस्ट्रेलिया दुनिया में सबसे बड़े यूरेनियम प्रोड्यूसर में से एक, और इंडिया को न्यूक्लियर पावर प्लांट चलाने के लिए यूरेनियम की जरूरत पड़ती है। लेकिन इंडिया के पास यूरेनियम रिजर्व लिमिटेड है।
इसलिए ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम इंपोर्ट करना इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस विजिट के दौरान सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन को और प्रैक्टिकल बनाने की बातें की गई है। मतलब फ्यूचर में यूरेनियम सप्लाई और स्टेबल हो सकता है। सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट क्या होता है? बहुत लोग न्यूक्लियर सुनते ही बॉम्ब सोचने लगे, लेकिन बात वेपन्स की नहीं है। सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए न्यूक्लियर फ्यूल का यूज। न्यूक्लियर पावर प्लांट से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और पोल्यूशन भी कम होता है। इंडिया फ्यूचर में रिन्यूएबल एनर्जी के साथ साथ न्यूक्लियर एनर्जी को भी एक्सपेंड करना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया इस मिशन में एक इम्पोर्टेंट पार्टनर बन सकता है। मीटिंग में सिर्फ यूरेनियम में डिस्कस नहीं हुआ, दोनों कंट्रीज ने डिसाइड किया मिलिट्री एक्सरसाइजेस और बढ़ेंगे, नेवी कोऑर्डिनेट और इम्प्रूव होगा, टेक्नोलॉजी शेयरिंग बढ़ेगी, साइबर सिक्योरिटी में कॉर्पोरेशन बढ़ेगा और डिफेंस इंडस्ट्री भी साथ साथ काम करेगी। अगर इंडो पैसिफिक में कभी कोई इमरजेंसी होती है तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के और करीब होंगे। अब इकोनॉमी की बात, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच बिलियन ऑफ डॉलर का ट्रेड और अब दोनों कंट्रीज ट्रेड को और इंक्रीज करना चाहते हैं। लिथियम, कोबाल्ट, निकल, रेयर अर्थ एलिमेंट, ऑस्ट्रेलिया के पास इन मिनरल्स का ह्यूज रिजर्व है। इंडिया इन रिसोर्सेस को सिक्योर करना चाहता है ताकि फ्यूचर में इंडिया किसी एक कंट्री पर डिपेंड ना रहे। इंडिया में लाखों इंडियंस रहते हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट, बिजनेसमैन। ये लोग कंट्रीज के रिलेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। इसी वजह से मोदी ने इंडियन कम्युनिटी को भी एड्रेस किया। इंडिया सिर्फ अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी तक लिमिटेड नहीं रहना चाहता, इंडिया ग्लोबल लेवल पर भी अपने सिक्योरिटी प्रेजेंस को एक्सपेंड कर रहा है। इंडोनेशिया ने इंडिया को साउथ ईस्ट एशिया में मजबूत किया। ऑस्ट्रेलिया ने इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी और एनर्जी पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन, लेकिन सबसे इमोशनल और हिस्टोरिकल मूवमेंट अभी बाकी। दोस्तों, कभी कभी डिप्लोमेसी में एक विजिट की इंपॉर्टेंस उस मीटिंग से भी ज्यादा होती है। पीएम मोदी की न्यूजीलैंड विजिट में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ऑकलैंड एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का बहुत ही भव्य तरीके से वेलकम हुआ। ट्रेडिशनल मौरी कल्चर के साथ उनका स्वागत किया गया। ये सिर्फ एक कल्चरल इवेंट नहीं, डिप्लोमेसी में इस तरह के वेलकम का मतलब है कि होस्ट कंट्री इस विजिट को बहुत इंपॉर्टेंस दे रही है। अब आप सोच रहे होंगे न्यूजीलैंड आखिरकार इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? बहुत लोग सोचते हैं कि न्यूजीलैंड इतना छोटा देश है, इससे इंडिया को क्या फायदा होगा न्यूजीलैंड से, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जवाब सिंपल है, सारा चीज ज्योग्राफी में छिपा हुआ है। न्यूजीलैंड पैसिफिक ओशन के एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन में स्थित है। ये डेमोक्रेटिक वैल्यू को सपोर्ट करता है, इंटरनेशनल लॉ को इंपॉर्टेंस देता है और इंडो पैसिफिक को पीसफुल और ओपन रखने की पॉलिसी फॉलो करता है। इंडिया भी इसी अप्रोच को सपोर्ट करता है। इसी वजह से दोनों कंट्री की फॉरेन पॉलिसी में बहुत सिमिलरिटीज हैं। ऑकलैंड में पीएम मोदी की मीटिंग हुई न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लुक्सन के साथ। मीटिंग एटमॉस्फेयर सिर्फ फॉर्मल नहीं था, दोनों लीडर्स ने फ्यूचर पार्टनरशिप पर फोकस किया। सबसे पहला टॉपिक है ट्रेड। इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। न्यूजीलैंड हाई क्वालिटी एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट, फूड टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के लिए फेमस है। दोनों लीडर्स ने कहा कि इकोनॉमिक पार्टनरशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाना दोनों देशों के हित में है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ाने पर और भी जोर दिया गया। सिर्फ बिजनेसमैन के लिए नहीं, बाकी फ्यूचर जॉब्स और इंडस्ट्री के लिए भी इंपॉर्टेंस है। अब ज्यादा बात करते हैं एक ऐसे सेक्टर की जहाँ सीधा सीधा कनेक्शन आम आदमी से है, एग्रीकल्चर। न्यूजीलैंड दुनिया के सबसे एडवांस डेयरी नेशन में एक है। वहाँ के फार्मर्स मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एनिमल हेल्थ, जेनेटिक्स और इफेक्टिव फार्मिंग मेथड का यूज करते हैं। इंडिया में भी एग्रीकल्चर ग्रामीण लोगों की लाइवलीहुड है। इसी वजह से दोनों कंट्री ने फार्मर टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, रिसर्च और एग्रीकल्चर इनोवेशन पर कॉपरेशन बढ़ाने की बात। अगर एडवांस टेक्नोलॉजी और रिसर्च के बेनिफिट इंडियन एग्रीकल्चर को मिला है तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ एक्सपोर्ट पर नहीं, फार्मर के प्रोडक्टिविटी पर भी पड़ सकता है। हर साल सैकड़ों स्टूडेंट न्यूजीलैंड पढ़ने जाते हैं। इंजीनियरिंग, एआई, बिजनेसेस, हेल्थ केयर और रिसर्च जैसे फील्ड में न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटीज काफी रेस्पेक्टेड है। पीएम मोदी और क्रिस्टोफर लुक्सन ने एजुकेशन कॉर्पोरेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने पर भी बात की। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, रिसर्च पार्टनरशिप, स्किल डेवलपमेंट, ये सब फ्यूचर जनरेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और आज की डिप्लोमेसी सिर्फ गवर्नमेंट के बीच नहीं होती, यूनिवर्सिटीज भी कंट्रीज को कनेक्ट करती है। अगर हम न्यूजीलैंड विजिट को एक लाइन में समझे तो ये सिर्फ स्पीचेस की विजिट नहीं थी, ये ट्रस्ट बिल्ड करने की विजिट थी। इंडिया ने दिखाया कि वो सिर्फ साउथ एशिया तक लिमिटेड नहीं है, इंडिया पैसिफिक रीजन में भी एक रिलायबल पार्टनर बनना चाहता है। और न्यूजीलैंड ने भी ये सिग्नल दिया कि वो इंडिया के साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को इंपॉर्टेंस देता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या पीएम मोदी का ये 3 नेशन टूर सक्सेसफुल रहा? अगर हम डिप्लोमेसी को सिर्फ हेडलाइन से जज करें तो शायद जवाब मुश्किल हो, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिव से देखें तो इस टूर ने 3 इंपॉर्टेंट मैसेज दिया। इंडिया इंडो पैसिफिक अपनी फॉरेन पॉलिसी का सेंट्रल पिलर बना रहा है। दूसरा, इंडिया ट्रस्टेड डेमोक्रेसी के साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को स्ट्रेंथ कर रहा है। और तीसरा, इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ, एनर्जी सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन को एक साथ लेकर चल रहा है। डिप्लोमेसी का असली इम्पैक्ट एक दिन में नहीं दिखता, कई एग्रीमेंट को रिजल्ट देने में साल लग जाते हैं, लेकिन हर सक्सेसफुल पार्टनरशिप की शुरुआत इस तरह से की मीटिंग से होती है। हिस्ट्री हमेशा बैटल फील्ड पर नहीं लिखी जाती, कभी कभी हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस रूम में भी लिखी जाती है, जहाँ सिग्नेचर होते हैं, हैंडशेक होते हैं और फ्यूचर के डिसीजन लिए जाते हैं।
इंडोनेशिया ने इंडिया को साउथ ईस्ट एशिया में एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर दिया। ऑस्ट्रेलिया ने एनर्जी, डिफेंस और इंडो पैसिफिक कॉर्पोरेशन के साथ नई रफ्तार दी। न्यूजीलैंड ने पैसिफिक रीजन में भारत की डिप्लोमेटिक रीच को और मजबूत किया। ये टूर सिर्फ 3 कंट्रीज का सफर नहीं था, ये एक मैसेज था कि भारत अब सिर्फ दुनिया के बदलते ऑर्डर्स को देख नहीं रहा, बल्कि हिस्सा बनने के साथ साथ उसे सेव करने की भी कोशिश कर रहा है। लेकिन डिप्लोमेसी में हर सफर की तरह इस सफर का असली कहानी अब शुरू होता है। अगले कुछ सालों में ये एग्रीमेंट कितने सक्सेसफुल होते हैं, कितना ट्रेड बनते हैं, कितनी टेक्नोलॉजी शेयर होती है और इंडिया की ग्लोबल पोजीशन मजबूत होती है, ये सब वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है, आज दुनिया इंडिया को पहले से ज्यादा ध्यान से देख रही है और शायद इसलिए पीएम मोदी का ये 3 नेशन टूर सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं बल्कि भारत के ग्लोबल फ्यूचर की एक झलक भी बन चुकी है। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।